नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डॉट टैली के अंदर सैलरी और कर्मचारियों के मैनेजमेंट को समझेंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि पेरोल क्या होता है। किसी कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी, अटेंडेंस, पीएफ, ईएसआई, बोनस, डिडक्शन आदि का पूरा हिसाब रखना। सीधे तौर पर कहे तो कर्मचारियों की तनख्वाह बनाने और उसका रिकॉर्ड रखने की सुविधा को पेरोल कहते हैं। टैली में पेरोल से क्या क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय बनाना, सैलरी स्ट्रक्चर बनाना, अटेंडेंस लगाना, मंथली सैलरी तैयार करना, पीएफ स्लैश ईएसआई कैलकुलेशन, बोनस स्लैश ओवरटाइम जोड़ना, सैलरी स्लिप निकालना। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी, बेसिक सैलरी बराबर 15,000 रुपये, एचआरए बराबर 3,000 रुपये, पीएफ कटौती बराबर 1,800 रुपये, तो टैली पेरोल अपने आप टोटल सैलरी और डिडक्शन का हिसाब लगा सकता है। पेरोल कहाँ उपयोग होता है? स्कूल, ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट याद रखने वाली लाइन। टैली में पेरोल का उपयोग कर्मचारियों की सैलरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। टैली पेरोल में कटौतियां, डिडक्शंस, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। स्टैच्यूटरी डिडक्शंस, कानूनी कटौतियां, ये सरकार के नियमों के अनुसार काटी जाती है। उदाहरण: पीएफ, प्रोविडेंट फंड, आईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, पीटी, टीडीएस, वॉलंटरी स्लैश अदर डिडक्शन। अन्य कटौतियां ये कंपनी या कर्मचारी की जरूरत के अनुसार होती है। उदाहरण: लोन डिडक्शन, एडवांस सैलरी कटौती, मेस कैंटीन चार्जेस, लेट कमिंग फाइन, इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म चार्जेस। कर्मचारी की सैलरी में से जो राशि घटाई जाती है उसे डिडक्शन कटौती कहते हैं। आइए अब हम टैली में पेरोल का को लगाना सीखेंगे। सबसे पहले आप टैली में गेटवे ऑफ टैली में जाकर सबसे पहले कीबोर्ड से F11 दबाएं, फिर F1 दबाएं, जिसमें आपको एक फीचर दिखेगा जिसका नाम है मैनेटेन पेरोल को यस कर दें। इसे जैसे ही आप यस करेंगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पर देखें कि पेरोल इन्फो एवं पेरोल वाउचर दो नए ऑप्शन वहां आ गए हैं। दोस्तों, ये वे दो नए फीचर हैं जहां से हम टैली में पूरे पैरोल को मैनेज करके। सबसे पहले आप पैरोल इन्फो में जाएं, जिसमें हमें पैरोल से संबंधित नए फीचर एवं ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनके अनुसार हम टैली में पैरोल को का शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पैरोल में कार्य करने के लिए हमें निम्न स्टेप को पूरा करेंगे, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। दूसरे नंबर पर हम एम्प्लॉय बनाते हैं। तीसरे नंबर पर हम पे हेड बनाते हैं। चौथे नंबर पर हम सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पांचवें नंबर पर हम अटेंडेंस टाइप बनाते हैं। छठवें नंबर पर हम पेरोल वाउचर एंट्री बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय ग्रुप बनाने के लिए आप पेरोल इन्फो के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप्स फीचर के अंदर जाएंगे और यहाँ क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करते ही यहाँ सबसे पहले नेम के अंदर डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। जैसे मैंने टाइप किया आरटी डिपार्टमेंट, और इसे आप प्राइमरी में रखें। दूसरा डिपार्टमेंट मैंने टाइप किया सेल्स डिपार्टमेंट, और इसे भी आप प्राइमरी ग्रुप के अंदर रखेंगे। बच्चों, इतना करने के बाद आप कीबोर्ड से एस्केप दबाकर वापस आएं और अब हम आते हैं एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए। तो बच्चों, मैं एम्प्लॉयज़ के लिए पेरोल इन्फो के अंदर हूँ। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने एम्प्लॉय ग्रुप बनाई। अब हम लोग आते हैं एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए। एम्प्लॉयज़ बनाने के लिए मैं एम्प्लॉयज़ फीचर के अंदर गया और फिर से मैंने यहाँ क्रिएट पर क्लिक किया। अब एम्प्लॉय ग्रुप बनाते समय मैंने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया, एक कर्मचारी का नाम लिखा, जिसका नाम रखा मैंने RAM और राम लिखा। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट एज, यहाँ पर रिपोर्ट में उस जो कर्मचारी है उसका क्या नाम आए, मैंने वह नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो राम मैंने रहने दिया है। एंड अंडर आप अब आपसे ये पूछाएगा
कि राम आपकी कंपनी में किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है। तो मैंने लिया इसको आईटी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रखनी है आपको, आप अपने मुताबिक डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल सकते हैं। डिफाइन सैलरी डिटेल्स को बच्चों हम लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल आप इसको नो रहने दें। यहाँ बाकी कर्मचारी के जो भी आप नंबर हैं, जो इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आप पहले भर दें। फिलहाल मैं यहाँ पर इन सारे इन्फॉर्मेशन को खाली छोड़ रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी के अंदर इस वर्क को करते हैं तो कर्मचारी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी होगी। तो फिलहाल मैं कॉमनली इनकी इन्फॉर्मेशन को मैं खाली छोड़ रहा हूँ और बाकी आप अपने चाहें तो इसको भर सकती हैं। तो मैंने एक नाम बनाया राम, एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर श्याम के नाम से, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो भी मैं आईटी डिपार्टमेंट रखता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल, बाकी स्क्रीन को योगी तो रहने दें। एक बनाया मैंने हरी के नाम से, एक बनाया, इसको मैंने अंडर रखा सेल्स डिपार्टमेंट में, और बाकी सब सूचनाएं योगी तो ही। एक बनाया मैंने यहाँ मुकेश, और ये मैंने 4 कर्मचारी यहाँ आपके सामने बना दिए हैं धीरे धीरे। और इसका जो डिपार्टमेंट भी मैं सेल्स डिपार्टमेंट रखता हूँ, बाकी आप जैसी की तैसी सूचना रहने दें। बच्चों ये मैंने आपके सामने कर्मचारियाँ यानी एम्प्लॉय बना दिया। अब आपने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिए, एम्प्लॉयज़ को बना लिया। अब कर्मचारियों की जो पेमेंट दी जाती है, सैलरी दी जाती है, उनको काउंट करने के लिए हम उनके लिए मेज़रमेंट यूनिट बनाते हैं कि उनके काम को किस यूनिट में मापा जाए। यूनिट्स या वर्क्स के अंदर मैं गया और क्रिएट पे जाके क्लिक किया। तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है सिंबल। तो सिंबल के अंदर मैंने सबसे पहली यूनिट बना रहा हूँ घंटे की, तो मैंने यहाँ लिख दिया HOR, और इसका पूरा नाम मैंने लिख दिया, फॉर्मल नेम है HOURS, आवर्स, और स्क्रीन को मैंने एक्सेप्ट करा दिया। एक बना देता हूँ बच्चों में मिनट्स की, तो MIN, और मैंने इसका पूरा नाम MINUTES मैंने मिनट्स के नाम से बना दिया। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसी जगह पर वापस बैक स्पेस दबा के एक कंपाउंड यूनिट और बना लेंगे। तो मैंने यहाँ कंपाउंड यूनिट पे एंटर प्रेस किया, मैंने HOR आवर्स को लिया, और यहाँ पर 60 मिनट्स का 1 घंटे को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। बस इतना काम करना है आपको, तो यहाँ पर हमारी वर्क यूनिट क्रिएट हो जाती है। अब बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स बनाने के बाद हमें बनाने होती है अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। तो मैं यहाँ पर यूनिट के बाद अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप के अंदर जाता हूँ, और यहाँ मैंने क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैं जो अटेंडेंस टाइप है वो मैं लिखता हूँ यहाँ प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, और यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, और प्रेजेंट को आप अंडर रखेंगे, और इसकी अल्टरनेट यूनिट जो प्रेजेंट होती है बच्चों, इसमें आप जाएंगे तो अटेंडेंस टाइप से पूछा जाएगा, जिसमें सबसे पहले पूछा है। तो बच्चों ये हमारी प्रेजेंट जो होती है अटेंडेंस के साथ में होती है, और लीव विद पे, यानी छुट्टी के साथ में भी हमें पे करना है, तो यहाँ अटेंडेंस लीव विद पे को आप सेलेक्ट करेंगे और स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा देंगे। एक मैंने यहाँ बना दिया अब्सेंट का मैंने यहाँ बनाया, और इसको भी प्राइमरी में लिखा, और इसको आप करेंगे लीव विदाउट पे, आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एंड आप इसके अलावा आप टाइप करेंगे ओवर टाइम, OVERTIME, ओवर टाइम मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, लिखा, और ओवर टाइम करने के बाद आप इसे प्राइमरी में रखेंगे, और इसका जो अटेंडेंस टाइप होगा वो प्रोडक्शन टाइप होगा। और प्रोडक्शन टाइप होगा बच्चों तो वो घंटों में होता है, घंटों में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इसको आवर में भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको लेंगे आवर ऑफ 60 मिनट्स, यानी कंपाउंड यूनिट के रूप में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ एक्सेप्ट करा देंगे। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने 2 चीज़ें आपके सामने क्रिएट की। पहली हमने क्रिएट की यूनिट, और दूसरी क्रिएट की हमने अटेंडेंस टाइप। अब यहाँ से आगे हम टाइप करेंगे पे हेड्स। तो आइए कैसे पे हेड्स टाइप करते हैं और कौन कौन से हमें पे हेड टाइप करने हैं, तो शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम टैली में पे हेड बनाना सीखेंगे कि टैली में पे हेड कैसे बनाते हैं। टैली में पे हेड वो होता है जिसके माध्यम से कर्मचारी की सैलरी, अलाउंस, डिडक्शन या बोनस आदि को डिफाइन किया जाता है। सरल शब्दों में पे हेड बराबर सैलरी का एक भाग। जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी में ये चीजें हो सकती हैं: बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, बोनस,
पीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन, इन सभी को टैली में अलग अलग पे हेड बनाकर रखा जाता है। पे हेड क्यों बनाया जाता है? ताकि टैली पेरोल में सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो सके, अर्निंग्स और डिडक्शंस अलग दिखें, पे स्लिप तैयार हो सके, पीएफ ईएसआई कैलकुलेशन हो सके, सैलरी रिपोर्ट्स बन सके। पे हेड के प्रकार: एक, अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज, जो राशि कर्मचारी को दी जाती है। उदाहरण, बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, बोनस, ओवरटाइम। दो, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो राशि कर्मचारी की सैलरी से काटी जाती है। उदाहरण, पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, लोन डिडक्शन, एडवांस रिकवरी। आइए हम सबसे पहले कर्मचारी की अर्निंग के पे हेड बनाना सीखते हैं। सबसे पहला पे हेड है हमारा बेसिक सैलरी। जब आप पे हेड बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको नाम, जिसमें आप टाइप करेंगे बेसिक सैलरी। अगला ऑप्शन है पे हेड टाइप, जिसमें आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉय को चुनना है। बेसिक सैलरी कर्मचारी को दी जाती है, इसलिए इसके लिए ये अर्निंग है। अगला ऑप्शन है अर्निंग टाइप, जिसमें आपको फिक्स्ड को चुनाना है। सामान्यतः सैलरी हर महीने फिक्स रहती है, इसलिए आप फिक्स्ड को चुनें। अगर सैलरी प्रोडक्शन या हाजिरी के अनुसार दी जाती है तो वेरिएबल को चुनें। अगला ऑप्शन है अंडर, इसमें आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चुनें, क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा होता है। अगला ऑप्शन है अफेक्टेड नेट सैलरी, इसमें आप यस किश को चुनें, क्योंकि ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है। अगर ऑप्शन है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लीप, यहाँ आपको वह नाम लिखना है जो पे स्लीप पर प्रिंट होकर आना है। आप यहाँ बेसिक सैलरी ही रहने दें। अगला ऑप्शन है यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेच्युटी, इसमें आप यस या नो कुछ भी कर सकते हैं, फिलहाल आप इसे नो ही रहने दें। अगर ऑप्शन है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पर आप फ्लैट रेट ही भरने दें, क्योंकि सैलरी हर महीने फिक्स दी जाएगी। अगला ऑप्शन है कैलकुलेशन पीरियड, यहाँ आप मंथ को चुनें, राउंडिंग मेथड को नॉर्मल रखें एवं लिमिट को 1 रखें। अंत में स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दें। इस प्रकार से आपको पहला बेसिक सैलरी का पे हेड बन चुका है। इसके बाद हमारा पे हेड है डीए, जिसे आम भाषा में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। इसे बनाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो हमने अभी बेसिक सैलरी के लिए अपनाई थी। इसमें आप कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू को चुनें, जिसमें कैलकुलेशन स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें हमें ए ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को चुनना है। जिसके बाद आपको डीए को बेसिक सैलरी से जोड़ने के लिए बेसिक सैलरी पे हेड का ऐड करना है, क्योंकि डीए बेसिक सैलरी के साथ में सैलरी की कुछ प्रतिशत का भाग होता है, जैसे 10%। इसके बाद आप वापस पहली स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिसमें एक टेबल दिखाई देगी। उसके पहले कॉलम में आप इफेक्टिव फ्रॉम में वह तारीख लिखें जिस तारीख से डीए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरे कॉलम में आप 0 ही रहने दें। तीसरे कॉलम को भी आप खाली छोड़ डीएच दें। फोर्थ कॉलम में आप प्रतिशत स्लैब को चुनें, क्योंकि डीए सैलरी का हमें 10% देना है। इसके बाद पांचवें कॉलम में हम 10% लिख देंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। प्यारे दोस्तों, टैली में पीएफ पे हेड इसलिए बनाया जाता है ताकि कर्मचारियों की सैलरी में पीएफ प्रोविजनल फंड की कटौती सही तरीके से हो सके और कंपनी द्वारा जमा किया जाने वाला पीएफ भी रिकॉर्ड हो सके। पीएफ एक सरकारी योजना है जो कर्मचारियों के भविष्य और रिटायरमेंट के लिए बचत का कार्य करती है। इसे भारत में ईपीएफओ अर्थात एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन संभालता है। पीएफ होता क्या है? पीएफ का पूरा नाम प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें हर महीने कर्मचारी की सैलरी से कुछ राशि कटती है और कंपनी भी उतनी ही राशि जमा करती है। यह पैसा कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। बाद में रिटायरमेंट पर या जॉब छोड़ने पर कुछ विशेष ज़रूरतों जैसे बीमारी, घर
शादी आदि में निकाला भी जा सकता है। अब पीएफ क्यों जरूरी है? पीएफ कर्मचारी को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देता है। रिटायरमेंट के लिए बचत करना, सरकार द्वारा ब्याज मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इमरजेंसी में पैसा निकाला जा सकता है, पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ भी इससे जुड़ा होता है। अब सवाल उठता है बच्चों कि पीएफ कितना कटता है? तो सामान्यतः योगदान की अगर बात करें तो कर्मचारी के खाते से या कर्मचारी की सैलरी से 12% कटता है और कंपनी की तरफ से 12% और अलग से दिया जाता है, और यह बेसिक सैलरी और डीए पर लगाया जाता है। मान लीजिए कि बेसिक सैलरी किसी की 10,000 है तो एम्प्लॉय की सैलरी से 1200 रुपये काटे गए और कंपनी की तरफ से 1200 रुपये और जमा किए गए, तो कुल 2400 रुपये पीएफ अमाउंट में जमा होता है। तो बच्चों आइए अब हम टैली में पेरोल बनाने के लिए सीखते हैं कि टैली के अंदर पेरोल पे हेड कैसे बनाई जाती है। आमतौर पर पीएफ के दो मुख्य भाग होते हैं। एक एम्प्लॉइज पीएफ डिडक्शन जो कर्मचारी की सैलरी से कटता है, दूसरा एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन जो कंपनी या मालिक का द्वारा दिया जाता है। यहाँ दोनों प्रकार के पे हेड बनाने की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आइए तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप पे हेड बनाने के लिए अपने पेरोल इन्फो के अंदर सबसे पहले पे हेड ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ क्रिएट पे जाकर के आप एंटर मार देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पे हेड जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने यहाँ लिखा, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉइज पीएफ डिडक्शन 12%। इस तरीके से भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिडक्शन एट 12% आपके सामने यहाँ लिख दिया। जैसे ही आप अगले फीचर पे हेड पर आएंगे तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एम्प्लॉई स्टेजरी डिडक्शन, और अंडर यानी यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ग्रुप में रखना है। तो बच्चों ये कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज होता है, तो आप इसका जो ग्रुप करंट लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे। अफेक्टेड नेट सैलरी, क्या नेट सैलरी पर इसका इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि ये कर्मचारी की सैलरी से कटता है, इसलिए आप इसे यस रखेंगे। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप पर क्या नाम आए, तो पे स्लिप पर वही एम्प्लॉइज पीएफ 12% ही लगा रहने दें। और कैलकुलेशन टाइप में ऑटोमेटिकली एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट रहता है। आपको नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 रखते हुए चलना है। और यहाँ कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन में ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सेलेक्ट करें, और यहाँ पर पे हेड के रूप में याद रखें बच्चों कि जो हमारा पीएफ है वो बेसिक सैलरी और पे हेड दूसरा ऐड करना है डीए, इन दोनों पर लगता है। इन दोनों को सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ इफेक्टिव फ्रॉम में आपने वही डेट रखें जिस डेट से आप इस पीएफ को अप्लाई करना चाहते हैं। अमाउंट ग्रेटर देन को 0 रखें, अमाउंट अप टू को भी 0 रखें। स्लैब टाइप में परसेंटेज, और यहाँ टाइप कर दें 12%, क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी का 12% पीएफ जमा होता है। और स्क्रीन को आप करा देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्मचारी के द्वारा दिए जाने वाला 12% पीएफ का एक पे हेड बनाया। अब दूसरा पीएफ जो पे हेड हमारा बनता है वो एम्प्लॉयर यानी कंपनी की तरफ से बनता है। तो बच्चों वो पे हेड 2 भागों में बनाए जाते हैं। एक बनता है एम्प्लॉय ईपीएस 8.33% और दूसरा बनता है ईपीएफ। दोनों ही बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम एम्प्लॉय ईपीएस कंट्रीब्यूशन के बारे में बनाते हैं, जिसे हम पेंशन फंड भी बोलते हैं। तो यहां पर आप टाइप करेंगे एम्प्लॉयर्स ईपीएस एंड कंट्रीब्यूशन @ 8.33%। इसे बच्चों पेंशन फंड बोला जाता है। इससे भी आप एम्प्लॉयर्स, ध्यान रखना एम्प्लॉय नहीं करना है, एम्प्लॉयर स्टेजरी एंड कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करना है। और कंपनी के लिए यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो यहां ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे। अफेक्टेड नेट सैलरी, यह कर्मचारी की सैलरी को इफेक्टेड नहीं करती है, इसलिए आप इसे नो रहने दें। नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1,
यहाँ भी आप ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सेलेक्ट करें। और बच्चों ये भी बेसिक सैलरी और डीए दोनों पर लगता है, इसलिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। और यहाँ पर वही सूचना है, यहाँ परसेंटेज के अंदर आप 8.33% टाइप करेंगे, क्योंकि जो कंपनी के द्वारा पीएफ दिया जाता है वो दो भागों में दिया जाता है। तो एक आपको मैंने बताया पेंशन के लिए, तो यहाँ मैंने 8.33% लिखा और स्क्रीन को करा दिया एक्सेप्ट। अब इसी में कंपनी की तरफ से पीएफ का दूसरा पे हेड बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ईपीएफ यानी भविष्य निधि के लिए। तो यहाँ पर मैं ईपीएफ के लिए क्रिएट में गया और यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ आप पे हेड का नाम लिखेंगे एम्प्लॉयर्स ईपीएफ एट 3.67%। यहाँ पर अभी आप यहाँ पर आप एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। यह कंपनी के लिए खर्चा होता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी सैलरी इफेक्टेड नहीं होती है, इसलिए नो। कैलकुलेशन टाइप और कैलकुलेशन जो वैल्यू है वो ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रहती है। राउंडिंग मेथड में नॉर्मल, लिमिट 1, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। बच्चों ये भी बेसिक सैलरी और डीए पर लगता है, तो दोनों पे हेड यहाँ सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। और वही सारी इंफॉर्मेशन बस परसेंटेज में आपको 3.67 टाइप करके और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पीएफ के पे हेड को बनाना सीखा। पीएफ पे हेड जो बनाए जाते हैं बच्चों, वो दो भागों में बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पे हेड बनाएंगे ईएसआई का। तो सबसे पहले आप समझे हैं कि ईएसआई होता क्या है। कर्मचारी के इलाज और सुरक्षा के लिए सैलरी से की जाने वाली सरकारी कटौती ईएसआई होती है। ईएसआई का पूरा नाम एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस होता है। यह एक सरकारी योजना है जिसे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अर्थात ईएसआईसी चलाता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों का इलाज, बीमारी में सहायता, दुर्घटना सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांग लाभ आदि को देना होता है। अब ईएसआई क्यों जरूरी है? अगर कर्मचारी की सैलरी सरकार तय सीमा से, जैसे वर्तमान नियम के अनुसार 21,000 तक किसी की अगर सैलरी होती है, तो कई संस्थानों में ईएसआई लागू हो जाता है। ईएसआई से कर्मचारी और उसके परिवार को अस्पताल की सुविधा, दवाइयों की सुविधा, मेडिकल क्लेम, बीमारी के समय आर्थिक सहायता आदि मिलती है। अब ईएसआई कटता कितना है? बच्चों, जिस तरीके से पीएफ को दो भागों में बांटा जाता है कि एक भाग में कर्मचारी की सैलरी से काटा जाता है तो दूसरा भाग कंपनी के द्वारा भरा जाता है, इसी तरीके से ईएसआई भी दो तरीकों से काटा जाता है। पहला ईएसआई जो होता है वो कर्मचारी के बेसिक सैलरी से उसका 0.75% डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है। और दूसरा कंपनी की तरफ से ईएसआई 3.25% कर्मचारी के लिए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 4% ईएसआई कटता है। और ये ध्यान रखना है कि यह ग्रॉस सैलरी पर कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि 20,000 रुपये सैलरी है, तो कर्मचारी का ईएसआई जो होता है 20,000 पर 0.75 का 150 रुपये उसकी सैलरी से कटेगा। और बाकी इसी पर जो कर्मचारी का जो, और इसी तरीके से कंपनी की तरफ से ईएसआई 3.25% 20,000 का 650 रुपये कटता है। तो ये दोनों को मिलाकर के उसका जो ईएसआई बनता है वो 800 रुपये टोटल बनता है। तो बच्चों, आप अच्छे से समझ गए होंगे ईएसआई को भी हमें दो भागों में बनाना होता है। अब हम ईएसआई और पीएफ में अंतर दिखाते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इस स्क्रीन पर आप देखिए कि पीएफ में और ईएसआई में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईएसआई के हम लोग पे हेड बनाना सीखते हैं।
तो बच्चों कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूं, जहां आप फिर से क्रिएट के अंदर जाएंगे और क्रिएट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला आप जो ईएसआई का जो पे हेड बनाएंगे वो बनाएंगे एम्प्लॉय ESI @0.75 के नाम से। तो सबसे पहले नाम के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज ESI @0.75% के नाम से आप उसका नाम दें। आगे बढ़ेंगे, यह है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये कर्मचारी की तरफ से दिया गया सहयोग होता है, उसकी बेसिक सैलरी पर से काटा जाता है, ग्रॉस सैलरी जो होती है। तो यहाँ पर मैंने डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज को लिया और यहाँ पर यह कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज होती है, तो ग्रुप के रूप में आप करंट लायबिलिटीज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इफेक्टेड नेट सैलरी, इससे आप यस करेंगे क्योंकि इसकी सैलरी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप पर क्या नाम आना चाहिए, तो आपने जो पे हेड का नाम दिया है वही रहने दें। कैलकुलेशन टाइप में आप एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करें और नॉर्मल राउंडिंग फिगर रखें, लिमिट में 1 और ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला को सेलेक्ट करें। और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया था कि ये ग्रॉस सैलरी पर लगता है, तो बच्चों ग्रॉस सैलरी के अंदर उसकी बेसिक सैलरी, इसके अलावा अगला पे हेड आप DA भी ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें अगला हेड जो जोड़ना चाहें, जैसे उसकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है HRA, ये भी लिया। इसके अलावा एड पे हेड जो ग्रॉस सैलरी उसकी जो हम बनाते हैं ओवर टाइम, और भी जो उसकी ग्रॉस सैलरी, यानी सभी जितने भी इनकम स्रोत को मिलाकर के उसकी सैलरी जो बनती है उसे हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रॉस सैलरी के कुछ पहले से बने हेड सेलेक्ट किए और स्क्रीन को मैंने यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर बच्चों आप इफेक्टिव फ्रॉम डेट में वही डेट डालें, बाकी इंफॉर्मेशन पहले जैसे पे हेडों में ली थी वही लेनी है। आप स्लैब टाइप में परसेंटेज और यहाँ टाइप करेंगे 0.75% और स्क्रीन को करा देंगे आप एक्सेप्ट। इसी प्रकार से आपको दूसरा पे हेड बनाना है। दूसरा पे हेड बनाना है आपको एम्प्लॉयर्स ESI @3.75%। इसके बाद पे हेड में जाएंगे तो ये एम्प्लॉय स्टेशनरी कंट्रीब्यूशन को आप सेलेक्ट करें और अंडर यह कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो इसलिए आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अफेक्टेड नेट सैलरी, बच्चों ये वाली जो अमाउंट है कंपनी द्वारा भरी जा रही है, तो यहाँ सैलरी कर्मचारी की इफेक्टेड नहीं होती है, तो आप इसे नो रहने दें। नॉर्मल राउंडिंग फिगर रखें और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सेलेक्ट करें, तो वही ग्रॉस सैलरी के लिए आप बेसिक सैलरी लिया। नेक्स्ट मैंने पे हेड के रूप में DA लिया और मैंने पे हेड के रूप में उसका HRA लिया और उसके पे हेड जितने भी ग्रॉस सैलरी को उसको तैयार करते हैं मैंने वो सारे पे हेड यहाँ सेलेक्ट किए, एंड ऑफ लिस्ट किया और यहाँ पर परसेंटेज स्लैब को सेलेक्ट करके यहाँ 3.75 टाइप करके और स्क्रीन को मैंने यहाँ पर करा दिया एक्सेप्ट। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे टैली के अंदर पेरोल को सीखने के लिए मैंने आपको दोनों तरह के पे हेड बनाना सिखा दिए, जिसमें अर्निंग पे हेड और डिडक्शन पे हेड आपको बता दिए। आशा करता हूं कि इन पे हेड को आप बड़ी आसानी से और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए इसके बाद हम इस पे हेड को बनाने के बाद सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करना सीखेंगे। तो आइए सैलरी को डिफाइन कैसे करते हैं उसे समझते हैं। आप पेरोल इन्फो के अंदर सैलरी डिटेल्स के अंदर जाएंगे और डिफाइन पर जाके क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी सैलरी को डिफाइन करने के लिए आपको वे नाम और डिपार्टमेंट दोनों दिखाई देंगे। अगर बच्चों अलग अलग कर्मचारियों की सैलरी को डिफाइन करना है तो आप यहाँ नाम सेलेक्ट करें और डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन करना है तो आप सीधा डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के वाइज ही ले रहा हूँ, तो मैंने IT डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। इफेक्टिव फ्रॉम में 1 अप्रैल लिखा। तो सबसे पहले मैं बेसिक सैलरी को चुना और सैलरी अमाउंट 20,000 लिखा। इसी प्रकार TA को सेलेक्ट किया और 2,000 रुपये TA लिख दिया। DA बच्चों ऑटो सेलेक्ट होगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। HRA भी ऑटो सेलेक्ट होगा।
इसके बाद ओवर टाइम को सेलेक्ट किया, जिसमें मैंने 200 रुपये पर आवर उसको ओवर टाइम देने के लिए लिखा। इसके बाद सभी पे हेड को एक एक करके चुन लिया और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। इस प्रकार से बच्चों आप सभी की सैलरी को डिफाइन करें। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों, हमें इनको पेमेंट करना है। अब इन्हें सैलरी देने के बाद इनकी पे स्लिप कैसे देखी जाती है, इन्हें पेमेंट कैसे किया जाता है, तो आइए सीखते हैं इनको कर्मचारियों को किस प्रकार से सैलरी पे की जाए। तो इसके लिए आप बच्चों वापस गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां लिखा हुआ आपको मिलेगा पेरोल वाउचर्स। जब मैं पेरोल वाउचर्स पर जाके एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर मुझे उनको सैलरी देनी है। तो सैलरी देने से पहले बच्चों हमें इनकी अटेंडेंस बनानी होती है। तो पेरोल वाउचर क्रिएशन के अंदर आप जब जाएंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है अटेंडेंस। तो यहाँ पर मैं अटेंडेंस में आया, देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं अटेंडेंस आपको यहाँ दिख रहा है। तो उसके लिए मैंने अटेंडेंस लगाने के लिए आप कंट्रोल के संग F5 दबा दें या आप ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दें। तो यहाँ मुझे सभी की यहाँ पर सबसे पहले अटेंडेंस को लगाना है। तो सबसे पहले मैं हरी को लेता हूँ। तो हरे की जो प्रेजेंट है, मैंने प्रेजेंट यहाँ लिया। अब हमारी कंपनी में महीना 30 दिन का होता है, तो मैं यहाँ 30 दिन के अंदर उसकी 20 तो मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ। अब हरी की ही मैं अब्सेंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर 4, और उसका ओवर टाइम मैं यहाँ पर हरी का ही ओवर टाइम लिया, तो ओवर टाइम कर दिया मैंने यहाँ पर 20 घंटे। इसी तरीके से हरी के बाद मैंने मुकेश का यहाँ मैंने प्रेजेंट लगाई, तो मुकेश की प्रेजेंट कर दी मैंने 22। इसका मुकेश का ही वापस मैंने अब्सेंट कर दी 2, और इसका जो ओवर टाइम है मुकेश का वो मैंने यहाँ कर दिया ओवर टाइम करते हम इसका करीब 15 घंटे, तो मैंने 15 घंटे लगा दिया। इसी तरीके से मैं राम का लेता हूं, तो राम का मैंने प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट इनकी लगा दी मैंने 22 दिन, और राम की मैं ये फिर अब्सेंट को लेता हूं, तो मैंने यहाँ अब्सेंट ली, अब्सेंट लगा दी 2 दिन, और इनका ओवर टाइम मैंने यहाँ पर राम का ही लिया, तो ओवर टाइम मैंने यहाँ राम का सेलेक्ट किया, तो ये लगा दिया मैंने 10 घंटे। इसी प्रकार से आप बच्चों श्याम का भी आप प्रेजेंट लगा दीजिए, तो मैंने प्रेजेंट लिया, यहाँ इनका कर दिया मैंने करीब 18 दिन। इनकी जो अब्सेंट है वो लगा दी मैंने 6 दिन, और ओवर टाइम मैंने यहाँ इनका कर दिया करीब, ओवर टाइम कर देते हैं हम इनका 24 घंटे। तो यहाँ मैंने इनकी प्रेजेंट भी आपके सामने आपकी लगा दी। अब तो प्यारे बच्चों, अब हम पे हेड बनाएंगे ESI का। तो सबसे पहले आप समझे हैं कि ESI होता क्या है। कर्मचारी के इलाज और सुरक्षा के लिए सैलरी से की जाने वाली सरकारी कटौती ESI होती है। ESI का पूरा नाम एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस होता है। यह एक सरकारी योजना है जिसे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अर्थात ESIC चलाता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों का इलाज, बीमारी में सहायता, दुर्घटना सहायता, मातृत्व लाभ, विकलांग लाभ आदि को देना होता है। अब ESI क्यों जरूरी है? अगर कर्मचारी की सैलरी सरकार तय सीमा से, जैसे वर्तमान नियम के अनुसार 21,000 तक किसी की अगर सैलरी होती है, तो कई संस्थानों में ESI लागू हो जाता है। ESI से कर्मचारी और उसके परिवार को अस्पताल की सुविधा, दवाइयों की सुविधा, मेडिकल क्लेम, बीमारी के समय आर्थिक सहायता आदि मिलती है। अब ESI कटता कितना है? बच्चों, जिस तरीके से PF को 2 भागों में बांटा जाता है कि एक भाग में कर्मचारी की सैलरी से काटा जाता है, तो दूसरा भाग कंपनी के द्वारा भरा जाता है, इसी तरीके से ESI भी 2 तरीकों से काटा जाता है। पहला ESI जो होता है वो कर्मचारी के बेसिक सैलरी से उसका 0.75% डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है।
और दूसरा कंपनी की तरफ से ESI 3.25% कर्मचारी के लिए दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 4% ESI कटता है और ये ध्यान रखना है कि यह ग्रॉस सैलरी पर कैलकुलेट होता है। मान लीजिए कि 20,000 रुपये सैलरी है तो कर्मचारी का ESI जो होता है 20,000 पर 0.75 का 150 रुपये उसकी सैलरी से कटेगा और बाकी इसी पर जो कर्मचारी का जो और इसी तरीके से कंपनी की तरफ से ESI 3.25% 20,000 का 650 रुपये कटता है। तो ये दोनों को मिलाकर के उसका जो ESI बनता है वो 800 रुपये टोटल बनता है। तो बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे ESI को भी हमें दो भागों में बनाना होता है। अब हम ESI और PF में अंतर दिखाते हैं। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है इस स्क्रीन पर आप देखिए कि PF में और ESI में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ESI के हम लोग पे हेड बनाना सीखते हैं। तो बच्चों कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको लेके चलता हूं जहां आप फिर से क्रिएट के अंदर जाएंगे और क्रिएट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहां पर सबसे पहला आप जो ESI का जो पे हेड बनाएंगे वो बनाएंगे एम्प्लॉय ESI @0.75 के नाम से। तो सबसे पहले नाम के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज ESI @0.75% के नाम से आप उसका नाम दें। आगे बढ़ेंगे। यह है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये कर्मचारी की तरफ से दिया गया सहयोग होता है, उसकी बेसिक सैलरी पर से काटा जाता है, ग्रॉस सैलरी जो होती है। तो यहाँ पर मैंने डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज को लिया और यहाँ पर यह कंपनी के लिए करंट लायबिलिटीज होती है तो ग्रुप के रूप में आप करंट लायबिलिटीज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इफेक्टेड नेट सैलरी इससे आप यस करेंगे क्योंकि इसकी सैलरी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप पर क्या नाम आना चाहिए तो आपने जो पे हेड का नाम दिया है वही रहने दें। कैलकुलेशन टाइप में आप एज कंप्यूटेड वैल्यू को सेलेक्ट करें और नॉर्मल राउंडिंग फिगर रखें लिमिट में 1 और ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला को सेलेक्ट करें और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया था कि ये ग्रॉस सैलरी पर लगता है। तो बच्चों ग्रॉस सैलरी के अंदर उसकी बेसिक सैलरी, इसके अलावा अगला पे हेड आप DA भी ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें अगला हेड जो जोड़ना चाहें जैसे उसकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है HRA ये भी लिया। इसके अलावा एड पे हेड जो ग्रॉस सैलरी उसकी जो हम बनाते हैं ओवर टाइम और भी जो उसकी ग्रॉस सैलरी यानी सभी जितने भी इनकम स्रोत को मिलाकर के उसकी सैलरी जो बनती है उसे हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रॉस सैलरी के कुछ पहले से बने हेड सेलेक्ट किए और स्क्रीन को मैंने यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर बच्चों आप इफेक्टिव फ्रॉम डेट में वही डेट डालें, बाकी इंफॉर्मेशन पहले जैसे पे हेडों में ली थी वही लेनी है। आप स्लैब टाइप में परसेंटेज और यहाँ टाइप करेंगे 0.75% और स्क्रीन को करा देंगे आप एक्सेप्ट। इसी प्रकार से आपको दूसरा पे हेड बनाना है। दूसरा पे हेड बनाना है आपको एम्प्लॉयर्स ESI @3.75%। इसके बाद पे हेड में जाएंगे तो ये एम्प्लॉय स्टेशनरी कंट्रीब्यूशन को आप सेलेक्ट करें और अंडर यह कंपनी के लिए खर्चा होता है तो इसलिए आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अफेक्टेड नेट सैलरी बच्चों ये वाली जो अमाउंट है कंपनी द्वारा भरी जा रही है तो यहाँ सैलरी कर्मचारी की इफेक्टेड नहीं होती है तो आप इसे नो रहने दें। नॉर्मल राउंडिंग फिगर रखें और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सेलेक्ट करें तो वही ग्रॉस सैलरी के लिए आप बेसिक सैलरी लिया। नेक्स्ट मैंने पे हेड के रूप में DA लिया और मैंने पे हेड के रूप में उसका HRA लिया और उसके पे हेड जितने भी ग्रॉस सैलरी को उसको तैयार करते हैं मैंने वो सारे पे हेड यहाँ सेलेक्ट किए, एंड ऑफ लिस्ट किया और यहाँ पर परसेंटेज स्लैब को सेलेक्ट करके यहाँ 3.75 टाइप करके और स्क्रीन को मैंने यहाँ पर करा दिया एक्सेप्ट। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे टैली के अंदर
पेरोल को सीखने के लिए मैंने आपको दोनों तरह के पे हेड बनाना सिखा दिए, जिसमें अर्निंग पे हेड और डिडक्शन पे हेड आपको बता दिए। आशा करता हूं कि इन पे हेड को आप बड़ी आसानी से और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए इसके बाद हम इस पे हेड को बनाने के बाद सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करना सीखेंगे। तो आइए सैलरी को डिफाइन कैसे करते हैं उसे समझते हैं। आप पेरोल इन्फो के अंदर सैलरी डिटेल्स के अंदर जाएंगे और डिफाइन पर जाके क्लिक करें। अब यहाँ मैंने यहाँ हरी को सेलेक्ट किया, इफेक्टिव फ्रॉम में 1 अप्रैल लिखा। तो सबसे पहले मैं बेसिक सैलरी को चुना और सैलरी अमाउंट 20,000 लिखा। इसी प्रकार टीए को सेलेक्ट किया और 2,000 रुपये टीए लिख दिया। डीए बच्चों ऑटो सेलेक्ट होगा, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। एचआरए भी ऑटो सेलेक्ट होगा। इसके बाद ओवर टाइम को सेलेक्ट किया, जिसमें मैंने 200 रुपये पर आवर उसको ओवर टाइम देने के लिए लिखा। इसके बाद सभी पे हेड को एक एक करके चुन लिया और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। इस प्रकार से बच्चों आप सभी की सैलरी को डिफाइन करा देना है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आरडी डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों की सैलरी को डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों, हमें इनको पेमेंट करना है। अब इन्हें सैलरी देने के बाद इनकी पे स्लिप कैसे देखी जाती है, इन्हें पेमेंट कैसे किया जाता है, तो आइए सीखते हैं इनको कर्मचारियों को किस प्रकार से सैलरी पे की जाए। तो इसके लिए आप बच्चों वापस गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां लिखा हुआ आपको मिलेगा पेरोल वाउचर्स। जब मैं पेरोल वाउचर्स पर जाके एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर मुझे उनको सैलरी देनी है। तो सैलरी देने से पहले बच्चों हमें इनकी अटेंडेंस बनानी होती है। तो पेरोल वाउचर क्रिएशन के अंदर आप जब जाएंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिस पर लिखा हुआ है अटेंडेंस। तो यहां पर मैं अटेंडेंस में आया। देखिए यहां पर आप ये देख पा रहे हैं अटेंडेंस आपको यहां दिख रहा है। तो उसके लिए मैंने अटेंडेंस लगाने के लिए आप कंट्रोल के संग F5 दबा दें या आप ऑप्शन पर जाके क्लिक कर दें। तो यहां मुझे सभी की यहां पर सबसे पहले अटेंडेंस को लगाना है। तो सबसे पहले मैं हरी को लेता हूं। तो हरे की जो प्रेजेंट है मैंने प्रेजेंट यहां लिया। अब हमारी कंपनी में महीना 30 दिन का होता है, तो मैं यहां 30 दिन के अंदर उसकी 20 तो मैं यहां प्रेजेंट करता हूं। अब हरी की ही मैं अब्सेंट लगा देता हूं मैं यहां पर 4 और उसका ओवर टाइम मैं यहां पर हरी का ही ओवर टाइम लिया। तो ओवर टाइम कर दिया मैंने यहां पर 20 घंटे। इसी तरीके से हरी के बाद मैंने मुकेश का यहां मैंने प्रेजेंट लगाई। तो मुकेश की प्रेजेंट कर दी मैंने 22। इसका मुकेश का ही वापस मैंने अब्सेंट कर दी 2 और इसका जो ओवर टाइम है मुकेश का वो मैंने यहां कर दिया ओवर टाइम करते हैं हम इसका करीब 15 घंटे। तो मैंने 15 घंटे लगा दिया। इसी तरीके से मैं राम का लेता हूं। तो राम का मैंने प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट इनकी लगा दी मैंने 22 दिन और राम की मैं फिर अब्सेंट को लेता हूं। तो मैंने यहाँ अब्सेंट ली, अब्सेंट लगा दी 2 दिन और इनका ओवर टाइम मैंने यहाँ पर राम का ही लिया। तो ओवर टाइम मैंने यहाँ राम का सेलेक्ट किया तो ये लगा दिया मैंने 10 घंटे। इसी प्रकार से आप बच्चों श्याम का भी आप प्रेजेंट लगा दीजिए। तो मैंने प्रेजेंट लिया, यहाँ इनका कर दिया मैंने करीब 18 दिन। इनकी जो अब्सेंट है वो लगा दी मैंने 6 दिन और ओवर टाइम मैंने यहां इनका कर दिया करीब ओवर टाइम कर देते हैं हम इनका 24 घंटे। तो यहां मैंने इनकी प्रेजेंट भी आपके सामने आपकी लगा दी। अब बच्चों अटेंडेंस लगाने के बाद हमें कर्मचारियों को पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए बच्चों पेरोल वाउचर के अंदर आप पेरोल को सेलेक्ट करें और पेरोल को सेलेक्ट करने से अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे जहाँ लिखा आ रहा है पेरोल ऑटोफिल, जिसके लिए आप Alt+A दबा दें। इसके बाद जो स्क्रीन सामने आपके आ रही है उसमें सबसे पहले पेरोल के लिए प्रोसेस 4 इसमें आप सैलरी को चुनें। इसके बाद फ्रॉम आपको सैलरी कब से देनी है
तो आप 1 अप्रैल चुन लें। कब तक की सैलरी देनी है तो वह अंतिम तिथि चुन लें, जैसे मैंने 1/5 लिखा। इसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर कर्मचारियों का नाम चुनें या फिर आप ऑल आइटम चुन सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऑल आइटम को चुना। इसके बाद सॉर्ट बाई। बच्चों यहाँ सॉर्ट बाई का मतलब ये है कि आपकी लिस्ट जो बन के आए वो कर्मचारियों के नाम के अनुसार बन के आए या नंबर के अनुसार बन के आए। तो मैंने यहाँ एम्प्लॉय नेम को चुना है। इसके बाद अगले फीचर में आपसे पूछेगा पेरोल, बैंक या कैश। आप कर्मचारियों को जो पेमेंट करने जा रहे हैं आप बैंक के माध्यम से कर रहे हैं तो बैंक को सेलेक्ट करें, और कैश के माध्यम से करने जा रहे हैं तो कैश को सेलेक्ट करें। इतना करने के बाद अगली स्क्रीन पर पूछेगा बैंकिंग डिटेल्स। आप इसको फ़िलहाल यस रखें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दें। इस प्रकार आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देते हैं तो इन कर्मचारियों की लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी जिन्हें हमने पेरोल के माध्यम से पेमेंट कर दिया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने आज की इस वीडियो में पूरे पेरोल को सीखा, और जहां आपने जाना कि पेरोल को हम कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे कर्मचारियों को पे करते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, जिससे भी वो इस वीडियो का लाभ उठा के पेरोल को सीख सकें। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए।